Very good morning, students. So today we are going to start our last lecture of this chapter, solid state. Last time we understood the defects, metal excess defect and metal deficiency, known stoichiometric defects. A very most important topic of this chapter, defects. फर्दर आज हम लोग करेंगे कंडक्टिविटी, टाइप्स ऑफ ए सॉलिड अकॉर्डिंग टू द कंडक्टिविटी, देन बैंड थियरी एंड देन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम. लेट अस स्टार्ट अवर लास्ट टॉपिक, टाइप्स of solids according to conductivity. बहुत ही इजी है, बहुत इजी. इसमें बैंड थियरी 2 और 3 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है. और यहाँ पे आप लोगों को ये बता दूँ कि इसके बाद जो इम्प्योरिटी डिफेक्ट थी वो यहाँ पे कंसीडर हो जाती है, इसलिए एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को वो समझा दूंगा व्हाट इज़ इम्प्योरिटी डिफेक्ट. तो कंडक्टिविटी का मीनिंग क्या है? सबसे पहले तो हमें वो जानना पड़ता है कि भाई कंडक्टिविटी, वैसे तो ये आप लोगों को समझाना नहीं चाहिए क्योंकि चैप्टर 3 के अंदर कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा 50%, 30-40% आप लोगों ने तो पढ़ लिया है. ईज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कंडक्टिविटी. इजीली इलेक्ट्रॉन या तो फिर करंट उस मटेरियल में से पास हो जाए तो फिर वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? कंडक्टिविटी जो है वो मेज़र करते हैं. अब नंबर 1 सबसे पहले आते हैं कंडक्टर्स. दोज मटेरियल through which current can easily flow, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स. एग्जाम्पल देखो, Fe, Cu, Ag, एल्यूमिनियम, ये सभी अच्छे कंडक्टर्स हैं. ओके, ये सभी कैसे हैं? अच्छे कंडक्टर्स हैं. ज़्यादा एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत नहीं लगती है यहाँ पे. सेकंड इज़ इंसुलेटर्स. तो दोज मटीरियल डू नॉट अलाउ टू पास करंट थ्रू इट. ओके, जो करंट पास होने नहीं देता वो क्या होगा? इंसुलेटर. एग्जाम्पल वुड, प्लास्टिक एटसेट्रा. तो ये सभी क्या होंगे? प्लास्टिक होता है. यहाँ पे एक और फॉस्फोरस लिख लो, फॉस्फोरस. ओके, फिर आता है रबर, ये भी लिख सकते हैं हम लोग, एटसेट्रा. डन. एग्जाम्पल्स आप लोगों को याद रखने. नंबर 3 ले लो हम लोग, सेमीकंडक्टर्स. और हमारे चैप्टर्स में ये ज़्यादा पढ़ना है, सेमीकंडक्टर्स का मीनिंग क्या है? द कंडक्टिविटी ऑफ दिस type of material lies between conductors and insulators. जिनकी कंडक्टिविटी जो है वो इंसुलेटर और कंडक्टर इन दोनों के बीच में होती है, तो उसे हम लोग क्या नाम देते हैं? सेमीकंडक्टर्स.
अब हमें पढ़ने हैं सेमीकंडक्टर्स में टाइप्स। सेमीकंडक्टर के दो टाइप। अच्छा, सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल लिखो, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, दीज आर द बेस्ट सेमीकंडक्टर्स बिलोंग टू ग्रुप नंबर 14। चलो, तो दो टाइप होते हैं यहाँ पे। एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड सेकंड इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक का मतलब क्या है? प्योर सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक का मीनिंग क्या है? इम्प्योर सेमीकंडक्टर। अब यहाँ से एक और बात याद रखो कि जो सेमीकंडक्टर्स हैं तो वो इंसुलेटर और कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, मतलब डिपेंड हो गए टेम्परेचर के ऊपर है। जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा कंडक्टिविटी भी वहाँ पे बढ़ती जाती है, और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के ऊपर कंडक्टिविटी ज़ीरो होगी सिलिकॉन एंड जर्मेनियम की। अब यहाँ पे प्योर है, तो आप लोगों की टेक्स्ट बुक में सिलिकॉन का कुछ ऐसा एग्जाम्पल जो है वो आप लोगों को दिया गया है। ओके, ये आप लोगों को हो गया प्योर सेमीकंडक्टर, मतलब अरेंजमेंट कुछ ऐसी होती है। इम्प्योर की बात करते हैं। इम्प्योर में दो टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी में भी, अब पी टाइप और एन टाइप कैसे बनाया जाता है? तो वहाँ पे की जाती है डोपिंग, नाम दिया जाता है उसे क्या? डोपिंग। अच्छा, डोपिंग। पी का मतलब क्या है? पी का मतलब होगा पॉजिटिव। पी का मतलब क्या होगा? पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखो, सेमीकंडक्टर है, एम क्या है हमारा? वहाँ पे कंडक्टिविटी हमें मिलनी चाहिए। कंडक्टिविटी मिलेगी कहाँ से? तो हमारे पास जब फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा तब। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं समझा रहा हूँ, डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे हम लोग कोई भी एक एलिमेंट की हम लोग क्या करते हैं? डोपिंग करते हैं। मतलब कोई एक एक्सटर्नली एलिमेंट को जब आप लोग ऐड करते हो और फिर वहाँ पे हमें फ्री इलेक्ट्रॉन मिलता है, तो उस प्रोसेस को नाम देते हैं हम लोग डोपिंग नाम देते हैं, डोपिंग। ओके, और यहाँ पे पी टाइप का एक और मतलब होता है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा भी हमें नाम यहाँ से दिया जाता है। ओके, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये कैसे बनता है? तो ऑलवेज बनेगा कहाँ से? प्योर में से। अच्छा, ये फिगर यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। अब यहाँ पे देखो, ये प्योर है। अब पी टाइप हमें सेमीकंडक्टर बनाना है, तो यहाँ पे कौन है? सिलिकॉन। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, ये हो गया ग्रुप नंबर 14। अब इसके अंदर अगर मैं ग्रुप 13 एलिमेंट जो है, ग्रुप 13 एलिमेंट, वैलेंसी कितनी होती है उसकी? 3 होती है। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के अंदर लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो, जब हम लोग ग्रुप नंबर 13 बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम, ओके, तो यहाँ पे हमारे पास सिलिकॉन है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? एल्यूमिनियम की, और यहाँ पे जर्मेनियम है तो यहाँ पे गैलियम की इम्प्योरिटी हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एल्यूमिनियम को ऐड करवाता हूँ तो एल्यूमिनियम क्या करेगा? यहाँ से 3 बॉन्ड जो है वो यहाँ से ब्रेक कर देगा, या तो 3 बॉन्ड इसके साथ जो है वो बना लेगा यहाँ से एल्यूमिनियम, और यहाँ से ये एक बॉन्ड जो है यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा? एक होल क्रिएट हो जाता है, यहाँ पे होल क्रिएट हो जाता है। इसी को ही, इस होल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गया तो कंडक्टिविटी ऑलवेज मिलेगी। बहुत सिंपल बात है। और अगर इसी
अब तो एन टाइप का मतलब क्या हो गया, एन टाइप का मतलब होगा नेगेटिव। अब यहाँ पे क्या करना है, तो एक्सेस में चला जाएगा ये। ओके, अब मैं यहाँ से फिर से मैं आप लोगों को ये सिलिकॉन बना दूँ, ईजी है। अब जब ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को, मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, अब यहाँ पे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस को हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं, सिर्फ हम लोग यूज़ कर सकते हैं आर्सेनिक का। तो जब हम लोग यहाँ पे आर्सेनिक को रखेंगे तो 4 बॉन्ड तो ये बना लेगा, लेकिन एक इसके पास एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा, और इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के मतलब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते 5। ओके, तो इसकी वजह से यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहता है, जिसकी वजह से हमें क्या मिलती है, कंडक्टिविटी। तो ये बहुत ही सिंपल जो था। और ये दोनों ग्रुप के एलिमेंट क्या करते हैं हम लोग, एज एन इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं। ओके, तो ये बात हमें याद रखनी है। 2 मार्क्स का इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं। डन, तो बहुत ही ईजी हो गया। सेमी इंट्रिंसिक है तो मतलब प्योर होगा, एक्सट्रिंसिक है तो इम्प्योर होगा। इम्प्योर के अंदर पी टाइप एंड एन टाइप, पी का मतलब पॉजिटिव, और जो इम्प्यूरिटी इसके अंदर ऐड करते हैं उसको बोला जाता है डॉपिंग प्रोसेस। ग्रुप नंबर 14 को आइडियल रख के लेफ्ट जाओ तो 13 ग्रुप की इम्प्योरिटी ऐड करोगे तो पी टाइप बनता है। एन टाइप ऐड करोगे तो ग्रुप नंबर 15 ऐड करोगे तो एन टाइप यहाँ से बनता है। तो बहुत ही ईजी था ये कंसेप्ट। अब हम लोग जाते हैं बैंड थियरी के ऊपर। बैंड थियरी ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर 2 मार्क्स 3 मार्क्स। बैंड थियरी, अब बैंड थियरी कुछ ऐसा कहती है कि कोई भी आप लोग एटम ले लो, एटम या फिर कोई भी सॉलिड ले लो या एलिमेंट ले लो, उसके पास 2 टाइप के बैंड होते हैं। नंबर 1 इज अ वैलेंस बैंड, नंबर 2 इज कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड, अब यहाँ पे ये दोनों बैंड ही समझने हैं और कुछ समझना ही नहीं है, इसी को ही हम लोग बैंड थियरी बोले, बैंड थियरी। अब ये डिपेंड करती है ऑर्बिटल के ऊपर, डिपेंड करती है किसके ऊपर, ऑर्बिटल। चलो फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं सिलिकॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सिलिकॉन, कार्बन एंड सिलिकॉन, तो Z = 14 है, तो हीलियम कोर, नियॉन कोर, 3s2 3p2। अब देखो 3s एंड 3p, और आप लोगों को पता है यहाँ पे 3d भी प्रेजेंट होता है और वो 0 में होगा। 3p ऑर्बिटल जो है वो इनकम्प्लीट है, फुलफिल नहीं है, और 3s है वो क्या है, फुलफिल्ड है। 3p थोड़ी बहुत मतलब 20% फील्ड है, 40% फील्ड है, और 3d 0 है। मतलब ये जो भरी हुई हैं, मतलब इसको बोला जाता है वजनदार हैं थोड़ी बहुत, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये कहाँ पे चली जाती हैं, नीचे। फॉर एग्जांपल कि ये हमारा हो गया 3s, ये हो गया 3p, और इनके बीच में थोड़ा बहुत गैप होता है 3d। अब यहाँ पे ये आप लोगों को हाइड्रोजन का, अगर बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा तो वहाँ पे एनर्जी गैप की बात कर रहे थे। अगर फर्स्ट ऑर्बिटल की एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, फिर आप लोग जब सेकेंड सेल के अंदर जाते हो तो माइनस वहाँ पे होती है 3 पॉइंट समथिंग कुछ, 3.54 या ऐसी कुछ। फिर जब आप लोग थर्ड सेल के अंदर जाते हो तो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी होती है। एंड फिर आप लोग लास्ट ऑर्बिट एनर्जी लेवल के अंदर जाते हो, फोर्थ एनर्जी लेवल के अंदर, तो वहाँ पे होती है -0.84 माइनस, तो वहाँ पे एनर्जी गैप मिलता है। तो वैसे ही यहाँ पे ये दोनों क्या करते हैं, एक बैंड फॉर्म कर लेते हैं। बैंड फॉर्म यहाँ से ये लोग कर लेते हैं, और ये जो बैंड फॉर्म होता है यहाँ से ऐसे, उसे बोला जाता है वैलेंस बॉन्ड। और ये जो ऊपर वाला भाई साहब है वो बना लेता है कंडक्शन बैंड, या वैलेंस बॉन्ड नहीं, सॉरी, वैलेंस बैंड। और ऊपर वाला क्या बनाता है,
कंडक्शन बैंड। और ये दोनों बैंड के बीच का ये जो गैप है, ये जो गैप है उसे बोला जाता है फॉरबिडन गैप, फॉरबिडन गैप। और इसी को ही बोलते हैं हम लोग बैंड थियरी। लेकिन आप लोगों को यहाँ तक आंसर नहीं लिखना है। फिर टाइप्स ऑफ ए सॉलिड्स हैं, वो क्या करती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी हमें सॉलिड्स क्लासीफाई कर दिए बैंड थियरी ने। तो बैंड थियरी ने कुछ ऐसा बोला कि अगर यहाँ पे फॉरबिडन गैप जो है वो हाई है, हाई है, कितना हाई है, तो वहाँ पे ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर हो तो वो होगा इंसुलेटर। वो क्या होगा, इंसुलेटर। अगर फॉरबिडन गैप जो है वो लो है तो वो हो जाएगा कंडक्टर। और लेस देन और इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो वहाँ पे ये हो जाएगा सेमीकंडक्टर। टेक्स्ट बुक में सब कुछ लिखा हुआ है, देख लेना है वो आप लोगों को एक बार। ओ सॉरी, यहाँ पे फॉरबिडन में फॉरबिडन गैप अगर 0 हो तो वो हो जाएगा कंडक्टर, क्योंकि वहाँ पे तो ओवरलैपिंग हो जाती है ओवरलैप ऑर्बिटल्स की, इसलिए। देन तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है, फॉरबिडन गैप ये नियरली वैल्यू होनी चाहिए, ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नियरली, तो वो क्या हो जाएगा, सेमी कंडक्टर। लास्ट देखते हैं अब बैंड थियरी के बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। 5 मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर देयर, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फिर आता है फेरो, एंटी फेरो एंड फेरी मैग्नेटिक। बहुत इजी कंसेप्ट है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डायामैग्नेटिक। अब डायामैग्नेटिक का मतलब क्या है, ये आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग के अंदर आ गया डायामैग्नेटिक। तो डायामैग्नेटिक का मतलब क्या है कि दे हैव नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, या तो फिर ऐसा बोलो shows repulsion in the presence of magnetic field, उसको बोला जाता है डायमैग्नेटिक। एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, एग्जाम्पल NaCl TiO2 V2O5। एग्जाम्पल आप लोगों को याद रखने। पैरामैग्नेटिक क्या होगा, इससे ऑपोजिट, दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड shows attraction in magnetic field, तो उसे हम लोग बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, Cu2+, Fe3+, फिर TiO। और यहाँ पे हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के अंदर कैलकुलेट करते थे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी √N×N+2 से, यूनिट होता था बोहर मैग्नेटोन। तो ये बात तो हो गई, लेकिन बाकी ये दोनों तो आप लोगों के लिए फैमिलियर थी, बाकी 3 नहीं है तो उसको भी समझ लेते हैं। अब देखो, जो भी सॉलिड को, जिस किसी भी सॉलिड को जब आप लोग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो, जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो और ऐसा कोई भी एक मेटल है जो इलेक्ट्रॉन डोनर है, जो कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो वहाँ पे वो क्रिएट करता है डायपोल। डायपोल का मतलब होगा चार्जेस। मेटल ले लो, मेटल कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर, तो वहाँ पे क्या क्रिएट होता है, डायपोल। डायपोल का एक और नाम हमारे टेक्स्ट बुक में दिया गया है ग्रीन्स,
ग्रेन्स का मतलब होता है यहाँ पे चार्जेस, और कुछ ऐसे सिंबल से प्लस माइनस में रखा जाता है। अब ऐसे कोई भी एक मेटल को जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें, अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड में अप्लाई करें और ये जो ग्रेन्स है वो सिमिलर चार्जेस में आ जाएं, मतलब सेम चार्ज, मतलब सेम डाइपोल मोमेंट शो कर रहे हों, तो उन्हें बोला जाता है फेरोमैग्नेटिक। क्या बोला जाता है उन्हें? फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक। एग्जाम्पल इज Fe, Ni, निकल, CrO2। एग्जाम्पल याद रखने। अच्छा, ये ग्रेन्स ऑपोजिट आ जाएं एक दूसरे के, वो क्या हो जाएगा? एंटी फेरो। मतलब ऐसे प्लस माइनस, और दूसरा क्या हो? माइनस। प्लस प्लस माइनस, माइनस प्लस। और तीसरी क्या होगी? अगर डिसऑर्डर हो इसका, ग्रेन्स का डिसऑर्डर, मतलब एक प्लस माइनस, तो यहाँ पे भी ये प्लस माइनस, फिर यहाँ पे ये माइनस प्लस, ऐसे चलता रहता हो, कोई भी फिक्स नहीं हो, ना ऑपोजिट में चल रहे हो या तो फिर कहीं पे भी नहीं चल रहे हो। अच्छा, एंटी फेरो के एग्जाम्पल लिखो। एंटी फेरो में आएगा Fe3O4 MnO, then Mn2O and MnO2. These are the examples of एंटी फेरो। और ये जब डिसऑर्डर में होगा तब इन्हें कहा जाता है फेरी मैग्नेटिक। फेरी मैग्नेटिक। ओके, बहुत ही ईजी है, पढ़ोगे तो भी पता चल जाता है, ऐसे टॉपिक्स हैं। एग्जाम्पल इज Fe3O4। तो यहाँ पे ये चैप्टर हम लोग करते हैं कंप्लीट। 6th चैप्टर आप लोगों को खुद से पढ़ना है, बाद में लेंगे उसका ओवरव्यू कि 10th में आप लोगों को बहुत आ गया है। मोर देन 50% ये चैप्टर आप लोग 10th में कर चुके हो। नेक्स्ट लेक्चर से सीधा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होगा, चैप्टर नंबर 10 हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन। उसके लिए आप लोगों को 11th के ऑर्गेनिक के चैप्टर्स आने ही चाहिए, मस्ट। न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल एंड कार्ब कैटायन, कार्ब एनायन का कंसेप्ट आप लोगों को आना ही चाहिए। तो अगर वो नहीं आएगा, मैकेनिज़्म पता नहीं चलेगा। बाकी रिएक्शन तो आप लोग रट्टा मार लेते हो, लेकिन मैकेनिज़्म नहीं आएगा, रिएक्शन कैसे पूछे जाते हैं वो नहीं आएगा। इसलिए और साथ में आप लोगों को नोमेनक्लेचर भी आना चाहिए। तो 2 इम्पॉर्टेंट बातें हैं, सब कुछ आपके ऊपर है। वी आर ओनली इंटरमीडिएट एंड वी आर ओनली सर्विंग यू इंफॉर्मेशन अबाउट द सिलेबस, about the chapters, about the topics, about the concepts. In this situation, all things you have to do, and by yourself only. We are only serving you information. So thank you and very much. In next lecture we start organic chemistry with hello alkene and hello arene. So thank you.